इंसान हार को नहीं झेल पाता है। जीवन जीतने और हारने का विषय नहीं है। अनबिकमिंग वो सुपर पावर है जो आपको ये क्षमता देती है कि हर एक वो रूप ले लेने का, वो कार्य कर लेने का जो कि प्रेजेंट मोमेंट आपसे एक्सपेक्ट करता है। हम मानव, हमें सोचने की क्षमता तो है ही, पर हमें एक्सपीरियंस करने की भी क्षमता है। पर्पस हम नहीं ढूंढते हैं, पर्पस हमें मिलता है। हम सब अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज डूअर। हमको लगता है चीज़ें हमारे थ्रू हो रही हैं, पर ऐसा है नहीं। हम सिर्फ एक माध्यम है। ओनली यू कैन फेल योर सेल्फ। लाइफ विल नेवर फेल यू। यू आर नेवर अवेलेबल फॉर लाइफ टू यूज़ इट फॉर मीनिंगफुल एडवेंचर्स। दो ऐसी फिलॉसफीज थी जिन्होंने मुझ पर बहुत गहरा असर किया। मेरे लिए बड़ा आसान होता इन विषयों को नॉन फिक्शन में लिख देना। अगर आप अपने डर पे काम करेंगे तो आपका ग्रीड जो है, लालच, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने अपने लालच पे काम कर लिया तो आप निर्भीक हो जाएंगे, आप फियरलेस हो जाएंगे। ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। किस तरीके से फियर और ग्रीड आपके अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट से खींच लेते हैं, यही समझाने की एक चेष्टा है किताब के थ्रू। तो एक कैरेक्टर कर्मयोग के थ्रू अपनी जर्नी को समझ रहा है और दूसरा ज्ञान योग में, कि समटाइम्स इन ऑर्डर टू बी स्मार्ट यू फॉरगेट टू बी वाइज। ये आपका इंटेलेक्ट ही है जो विजडम सीख नहीं करने देता है। हम नोन में बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और अननोन को एक्सपीरियंस करने में कम विश्वास रखते हैं। हम इस प्रेजेंट मोमेंट में भी वी आर लुकिंग फॉर अ मोमेंट बेटर देन दिस मोमेंट। नई चीज़ें सीखने से रोकता कौन है? हमारी खुद की कंडीशनिंग और हमारा डिज़ायर टू ऑलवेज बी इन द नोन। वी नेवर एक्सप्लोर द अननोन। थिंकिंग इज़ अ कर्स टू ह्यूमैनिटी। आप इंट्यूशन कभी कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप सोच रहे हैं। आज के समाज में हम इतना ज़्यादा इस बात पे प्राथमिकता देखते हैं कि लोग मुझे कैसे परसीव कर रहे हैं। दुनिया आपके लिए आसान नहीं बनाएगी अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस करना। कुछ किताबें सिर्फ किताबें नहीं होती, बल्कि वे जीवन का वह फ़लसफ़ा होती हैं, जिनसे गुज़र कर आप न केवल अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, बल्कि वे आपके समक्ष जीवन के उन पन्नों को खोलती हैं, जिन्हें आप देखकर भी अनदेखा करते हैं। एक ऐसी ही पुस्तक मेरे पास आई, जिसका नाम था द अनबिकमिंग। कार्तिकेय वाजपेयी जी की यह पुस्तक है और जब यह पुस्तक पहली बार मेरे हाथ में आई, जिसका प्रकथन कह सकते हैं या जिसके बारे में चंद शब्द परम पावन दलाई लामा जी ने लिखा है, तो मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा हुई कि यह कैसी पुस्तक है जिसमें एक तरफ लामा और साथ ही साथ एक क्रिकेटर की छाया, दोनों एक ही व्यक्तित्व के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। पुस्तक मैंने जो पढ़ा और पढ़ने के बाद जो मैं समझा, उसके बारे में बात करने के लिए मुझे लगा कि सबसे बेहतर हो, क्यों ना कार्तिकेय वाजपेयी जी से बात की जाए। और आज साहित्य तक स्टूडियो में मेरे साथ जयप्रकाश पांडे के साथ शब्द रथी कार्यक्रम में कार्तिकेय वाजपेयी जी उपस्थित हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद जयप्रकाश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सौभाग्य देने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। दरअसल कार्तिकेय जी की यह पुस्तक बहुत कुछ कहती है। इसके हर पन्ने में वह बात लिखी है जो आज के समय में जो लोग भी जीवन की भागदौड़ में शामिल हैं, या जो जीवन में सफलता के शिखर पर पहुँच चुके हैं, या जो चाहते हैं कि उनकी बाद की पीढ़ी कुछ बने, उन सब के लिए, या गुरु के लिए भी पुस्तक है और शिष्य के लिए भी है। यह सफल होने वाले व्यक्ति के लिए भी है और उनके लिए भी है जो असफल हो रहे हैं। यह उनके लिए भी है जो जीवन से कथित तौर पर, जो आधुनिक समाज है समझता है कि लोग भाग रहे हैं, दरअसल वह भागना नहीं है, बल्कि वह कुछ पाना है। किस रूप में यह पुस्तक बनी और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? कार्तिकेय वाजपेयी जी की यह पहली पुस्तक है, पहला उपन्यास है, उपन्यास के तौर पर। तो उनकी यह यात्रा किस रूप में बतौर लेखक कैसे शुरू हुई, इन सारी बातों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ये जो द अनबिकमिंग टाइटल है, जी। इसका आशय क्या है?
देखिए मेरे हिसाब से ये जो वर्ड है द अनबिकमिंग, ये इसको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, इसको बहुत पॉपुलर करना चाहिए, क्योंकि आज के कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जो हमारे युवा हैं, हर कोई कुछ बनना चाह रहा है। बिकमिंग को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। पर अगर बिकमिंग के पीछे की भावना को आप समझेंगे, तो अपने आप को दूसरों की नज़रियों में देखना है। आपका जो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, वो निर्भर करता है कि लोग आपको कैसे वैलिडेट करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर आपका आइडिया ऑफ सेल्फ वर्थ और आपका कॉन्फिडेंस इस बात पे निर्भर करता है कि लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, तो ये बहुत फ्रेजाइल स्टेट है। हम सब के अंदर, हमारी चेतना के अंदर एक सीड है विजडम का, जो कि अपने आप में कंप्लीट है, पर हम कभी भी वो इनर जर्नी लेते ही नहीं हैं। इसी को मैं अनबिकमिंग कह रहा हूँ कि हम मानव, हम में सोचने की क्षमता तो है ही, पर हम में एक्सपीरियंस करने की भी क्षमता है। तो वो जो एक्सपीरियंसर है जिस पे हम कम रिलाय करते हैं, हम अपनी सोच पे ज़्यादा रिलाय करते हैं, उसको कैसे जाना जाए, उस चेतना को, वो जो सीड हर एक इंसान के अंदर वो बीज है, पर हम जब अपने अंदर झाँकते नहीं हैं, हम ये जो अनबिकमिंग की जर्नी है लेते नहीं हैं और बिकमिंग से अपने आप को इतना गहराई से रिलेट कर लेते हैं कि हम आउटवर्ड प्रोजेक्शन में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि अपने भीतर छुपी चेतना को, मैं कहूँगा नेचर ने हर एक सोल को कुछ ऐसे गिफ्ट दिए हैं जो बहुत लोग कभी अपने जीवन काल में जान ही नहीं पाते हैं, अपने अंदर झाँकते ही नहीं। उस क्रिएटिविटी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो जब आप अपने आप को, अनबिकमिंग इज़ सेटलिंग विथ हू यू आर, जो आप ऑलरेडी हैं, आप कंप्लीट हैं, पर आप एक नोशन से सफ़र करते हैं कि आप अपने वो मिसिंग लिंक बाहर ढूँढ रहे हैं, प्रोफ़ेशन से, टाइटल से, और अपने आप को वहीं तक सीमित कर देते हैं। तो अनबिकमिंग वो सुपर पावर है जो आपको ये क्षमता देती है कि हर एक वो रूप ले लेने का, वो कार्य कर लेने का जो कि प्रेजेंट मोमेंट आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो इसमें इंटेलेक्ट और विजडम की जर्नी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा इस किताब का कवर जो है, आवरण चित्र जो है, हूँ। जी, लेट लाइफ रिवील इट्स पर्पज। जी, और आवरण पे हाँ, जैसा कि हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, जी, एक बौद्ध लामा जी, और एक क्रिकेटर जी, दोनों शामिल हैं। जी, जीवन का उद्देश्य क्या है, और जीवन को खुद अपने उद्देश्य को तलाशने दो। जी, इसके पीछे और इस चित्र के पीछे जी। की कहानी क्या है? बड़ा सुंदर सवाल है आपका। जी, देखिए, जहाँ मैं इस किताब में कह रहा हूँ लेट लाइफ रिवील इट्स पर्पस, तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर्पस हम नहीं ढूँढते हैं, पर्पस हमें मिलता है जब हम अवेलेबल हो जाते हैं, जब हम प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सीख लेते हैं। तो अपने आप वो चीज़ें जो हमारी सोल जर्नी है, हमारे सामने आने लगती हैं और वो मीनिंग अपने आप मिलने लगता है हमें। आज के युग में सबसे बड़ा स्ट्रेस इसी बात का है, इस विषय पे आपसे पहले भी चर्चा हुई थी कि हम सब अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करते हैं एज़ डूअर। हमको लगता है चीज़ें हमारे थ्रू हो रही हैं, पर ऐसा है नहीं, हम सिर्फ़ एक माध्यम हैं। चीज़ें हमारे थ्रू हो रही हैं। और जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से, तो आपको पता चल जाता है कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं जितना इम्पोर्टेंस हम खुद को देते हैं। हम सिर्फ़ एक माध्यम हैं चीज़ों का होने का, हमारे थ्रू चीज़ें होती हैं। और जब आप एक माध्यम हैं तो आप देखिए सारा स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी समाज में है ही इस बात का, जब इंसान अपने आप को एज़ अ डूअर आइडेंटिफ़ाई करता है, तो उसको लगता है जो आउटकम है, परिणाम है, वो उसके हाथ में है। तो नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सारा स्ट्रेस उसी बात का है। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि आप सिर्फ़ एक माध्यम हैं, तो आपका रोल है रिसीवर का, डूअर का नहीं। और आप रिसीव कैसे करेंगे? जब आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आएँगे, जब आप अवेलेबल हैं लाइफ़ के लिए कि वो आपको एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करे और आपसे क्रिएटिव चीज़ें कराए। पर जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कंज़्यूम्ड हैं अपने अंदर और आप प्रेज़ेंट मोमेंट में हैं ही नहीं, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ इस किताब से, only you can fail yourself. Life will never fail you. You're never available for life to use it for meaningful adventures. क्या बात है! और आवरण पे ये आवरण के चयन का आधार क्या है? क्योंकि मैंने क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को एक माध्यम बनाया है उस स्टेट ऑफ फ्लो को समझाने का
कि जब आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाते हैं और आपकी इनर स्पॉन्टेनिटी जो होती है, आपकी अवेयरनेस, चेतना क्रिएटिवली आपको गाइड करने लगती है व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। इस चीज़ को हर एक आर्टिस्ट, म्यूज़िशियन, स्पोर्ट्समैन एक्सपीरियंस ज़्यादा करता है, बट ये एक ऐसा स्टेट है जो हमें हर एक इंसान को एक्सपीरियंस करना चाहिए। इवन आपके व्यक्तिगत फैसलों में, आपके बिज़नेस डिसीजंस में, जब आप उस स्टेट ऑफ फ्लो में होते हैं, तो ही आप एक स्टेट ऑफ परफेक्शन को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो क्रिकेट को इसलिए चुना क्योंकि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट एक बड़ा अच्छा माध्यम हो जाता है, लोगों को बताने का कि प्रेज़ेंट मोमेंट में कैसे रहें। क्रिकेट जैसा एक्शन पैक्ड स्पोर्ट जिसमें एक बल्लेबाज के पास सिर्फ 0.33 सेकंड है, एक 140 किलोमीटर की बॉल को देखना, उसका पिच, उसका बाउंस और उस पे खेलना, तो वो आप उस समय सोच नहीं सकते। यू हैव टू बी योर इंट्यूटिव बेस्ट। सो हाउ टू एंटर इनटू दैट स्पेस, क्रिकेट बड़ा अच्छा एक माध्यम बन जाता है उसको समझाने का। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये अगर हर एक आर्टिस्ट को अलग-अलग तरीके से दिखेगा, बट मैं जो कन्वे करना चाह रहा हूँ कि एक स्पिरिट ऑफ मॉन्कहुड इन अ क्रिकेटर कैसे इग्नाइट करी जाए। तो वही। क्या बात है! क्रिकेट ही क्यों? क्रिकेट आपने क्यों चुना? जयप्रकाश जी, आप खुद भी लिखने पढ़ने के शौकीन हैं, तो एक राइटर जो होता है वो सम टोटल ऑफ हिज़ ओन एक्सपीरियंस होता है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बहुत कम उम्र से मुझे प्रोफ़ेशनल क्रिकेट खेलने का अवसर मिला और 11 साल की उम्र में मैंने अपना पहला नेशनल खेला था और वही क्षण था जब मेरी माताजी ने मुझे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में सिखाया था और मेरे उम्र के जो बच्चे होते थे उनसे थोड़ा-सा ज़्यादा सीरियसली लिया मेडिटेशन को मैंने क्योंकि मैं प्रोफ़ेशनली खेल भी रहा था और उसका फ़ायदा दिखा मुझे। तो कुछ ऐसे क्षण होते थे खेल में, खेलते-खेलते, जब मैं इतना अवेयर होता था कि इंट्यूटिवली मुझे पता चल जाता अब क्या होने वाला है। बट वो एक्सीडेंटली होता था। मैं एट विल उस स्टेट में नहीं जा पाता था। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी क्रिकेट से ही आई। वो सबसे पहला सवाल मेरे मन में आया कि ये जो स्टेट कभी-कभी हो जाता है मेरे साथ, मेरे हाथ में नहीं है, उसको परमानेंट कैसे किया जाए? तो वो मेरी सबसे पहले 11 साल की उम्र में एक वो हो गया, अनुभव हो गया इस चीज़ का और उसकी खोज में मैं लग गया। तो फिर कई तरह के आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस को मैंने एक्सपीरियंस किया, जिनको करके छोड़ दिया उनके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा मैं। लेकिन 2 ऐसी फ़िलॉसफ़ीज़ थी जिन्होंने मुझ पे बहुत गहरा असर किया। एक तो तिब्बतन महायाना ट्रेडिशन जो है, उसको मैंने पढ़ा, उनके रिट्रीट्स किए पिछले 7-8 सालों से मैं जाता हूँ वहाँ पे और साइलेंस में अपने ओरिजिनल थॉट्स लिखता था। और फिर उसमें मैंने बहुत समानता देखी हमारे अद्वैत वेदांता से। तो मांडुक्य उपनिषद पढ़ा और इन दोनों फिलॉसफीज़ का मुझ पे बड़ा गहरा असर हुआ। एक जो नॉन डुअल नेचर होता है रियलिटी का और ये दोनों फिलॉसफी उसको समझाने की कोशिश करती है। और अपनी व्यक्तिगत प्रैक्टिस के लिए फिर मैंने क्रिया योग करना चालू किया, जो महाअवतार बाबा जी का है। तो इन सब के अनुभव से मैं लोगों तक ये मैसेज जो भी अनुभव मुझे हो रहे थे, ले जाना चाहता था और इसमें एक बड़ा अच्छा मैंने एक ऑब्ज़र्वेशन किया। मेरे लिए बड़ा आसान होता इन विषयों को नॉन फ़िक्शन में लिख देना। पर फ़िक्शन मैंने इसलिए लिखा जयप्रकाश जी कि जब मैं ये लिखने लगा और मैं अपने मित्रों से बात करता था इन विषयों पे, तो मैंने देखा अगर मैं 10 लोगों से बात कर रहा हूँ, तो 10 के 10 इसका इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से बना रहे हैं। तो मुझे लगा ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैंने इसको समझने की कोशिश करी। तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया के सारे बड़े धर्म जो हैं, जब भी कोई मैसेज मासेस को देना होता था, तो उन्होंने हमेशा से कहानी का रूप लिया। चाहे वो रामायण था, महाभारत था। क्योंकि जब चीज़ें कैरेक्टर्स पे हो रही होती हैं, तो आपकी खुद की कंडीशनिंग, आपका ईगो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। बड़े आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। ये वैसा ही है जैसे आपके कोई मित्र अगर कभी किसी परेशानी में होंगे, आपको उस परेशानी का 360 डिग्री व्यू दिख जाएगा दूर से, पर जो इंसान उस परेशानी में है उसको नहीं दिखेगा। तो मैंने देखा जब मैं इन विषयों पे बात करता था तो चेरी पिकिंग होती थी। जो चीज़ पसंद है फट से इंसान समझ लेता था, लेकिन जो चीज़ उनकी ईगो को थोड़ा सेंसिटिव लगता था, उसका वो अपना एक फ़िक्शनल वर्ज़न बना लेते थे। तो मुझे लगा कि तब मैंने कहानी को चुना और मैं क्या अनुभव कर सकता था अपने व्यक्तिगत जीवन में, वो स्पोर्ट्स ही था। तो उसको माध्यम बनाया इस चीज़ को समझाने का। अ, कार्तिकेय जी, सबसे पहले तो मैं चूँकि इस उपन्यास को पढ़ चुका हूँ। जी। अ, इसकी लेखनी और इसकी लेख की शैली, इसके शिल्प और इसके
कथा प्रवाह के जी, लिए आपको जी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत ही पठनीय और रोचक पुस्तक है। पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य 499 रुपए है, हार्ड बाउंड संस्करण का। मुझे एक बात जो चौंकाने वाली लगी वो था इसके कंटेंट्स पे आपने क्लासिफिकेशन किया। जी, सामान्य तौर पर उपन्यासों में एक कथा होती है जो शुरू से अंत तक होती है, जी, लेकिन आपने इसको बांटा और इसके 12 अध्याय आपने चुने। जी, हालांकि जो पाठक पढ़ेंगे उनको पता चल जाएगा कि ये जो क्लासिफिकेशन है, इसका वर्गीकरण है, वह जी, क्यों है। जी, और आप पहला आइडेंटिटी से शुरू करते हैं और फिर अलग अलग जो क्षण हो सकते हैं किसी व्यक्ति के जीवन का, और अंततः गुरु दक्षिणा पर जी, जाकर रुक जाते हैं। जी, जो इसके पात्र हैं, जो इसकी कहानी है, मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि वे इस किताब को खरीदें और पढ़ें। तब उन्हें पता चलेगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जो इसका नायक है इस उपन्यास का, जी, एक नायक हम नहीं कह सकते। जी, बिल्कुल। इसके समानांतर नायक हैं जी, बिल्कुल। और उनके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए जुड़े हैं। हुए। जी, यात्राएं दो तरह से चलती हैं, हालांकि शुरुआत उनकी एक साथ होती है। बिल्कुल। ये जो कथानक आपने बुना जिसमें क्रिकेट को माध्यम बनाते हुए सफलता, असफलता, शोहरत, प्रसिद्धि, उसके पीछे जो असफलता है और उसके बाद उससे जो विमुख होना है, हुँ, जहाँ एक कोमल संवेदना के धागे टूटते हैं और फिर उसके बाद बहुत चिंतन के बाद एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है किसी जी, एक जी, पात्र की। जी। ये कथानक आपके दिमाग में कैसे आए? इसके पीछे क्या-क्या भाव थे? क्योंकि आपका अपना जो प्रोफ़ेशन है वह आप वकालत करते रहे हैं, क्रिकेट आपने खेला है जी, और राष्ट्रीय स्तर पर खेला है। उसके बाद अभी भी आप जो टीम इंडिया लायर्स है, उसमें लायर्स क्रिकेट वर्ल्ड जी, कप में जी, पार्टिसिपेट भी करते जी, रहते हैं। जी, तो एक तरफ आपका जो जीवन है वो लगातार ऐसे लोगों से मिलने-जुलने का है जो बहुत जिनको हम कह सकते हैं भौतिक जगत से जुड़े हुए यस, लोग बिल्कुल सही कहा। हैं। जिनकी ज़रूरतें एकदम तत्काल की हैं कि बिल्कुल, मैं अगर जी, मेरा कोई मुकदमा है तो तुरंत फैसला हो तुरंत जाए, फैसला। या मैं और दूसरी तरफ एकदम ऐसी दुनिया है जहाँ आप प्रकृति, चिंतन, आत्म, अंतर्मन, मतलब हुँ, एक बाह्य जगत है और एक अंतर जगत है। बिल्कुल, जी, इन दोनों को कैसे आपने, हालाँकि उपन्यास में आपने बहुत करीने से उसको स्थापित किया, साधा है। जी। लेकिन आपके दिमाग में जब पहली बार हुँ, ये किताब लिखने का विचार किस रूप में आया, कब आया और क्यों आया? नहीं, नहीं, बहुत ही सुंदर सवाल है और इससे तो पूरा मतलब एक हम पूरी किताब का ही विवरण दे देंगे इस आंसर से। तो सबसे पहला जो इसमें मेरे को थॉट आया जैसे मैंने आपसे कहा कि बड़ा सौभाग्यशाली था कि क्रिकेट ने बहुत सारे एस्पेक्ट खोल दिए। तो आज की दुनिया में एक चीज़ को मैं हमेशा मिसिंग पाता रहा, हमारे कॉम्पिटिटिव बिज़नेस वर्ल्ड में जहाँ आपने कहा इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन तुरंत चाहिए चीज़ें और इंसान हार को नहीं झेल पाता है। आप देखिए लोग बहुत बिटर हो जाते हैं। दे डोंट नो हाउ टू रिसीव देयर डिफीट ग्रेसफुली। तो ये चीज़ मैं अनुभव करता था और किसी भी प्रोफ़ेशनल या टीम स्पोर्ट को जब आप खेलते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप यही सीखेंगे, हाउ टू टेक योर डिफीट ग्रेसफुली क्योंकि आप रोज़ जीत नहीं सकते। आज आप कोई बहुत बड़ा मैच हार गए, आपको उससे सीख के कल दोबारा अपना कंधा चौड़ा करके मैदान में उतरना है एक नए होप के साथ। तो एक प्रोफ़ेशनल स्पोर्ट्स सबसे बड़ा गुण आपका कैरेक्टर बिल्डिंग ये सिखा देता है कि जीवन जीतने और हारने का विषय नहीं है। इस जर्नी को एन्जॉय करने का विषय है। आप जितना एन्जॉय करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी परफ़ॉर्मेंस एलिवेट होगी, नॉट ओनली एज़ अ प्रोफ़ेशनल, बट ऑल्सो एज़ एन इंडिविजुअल। हम अपने प्रोफ़ेशनल जगत पे प्रोफ़ेशनली ग्रो करने पे तो बहुत ध्यान देते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो एज़ अ इंडिविजुअल भी ग्रो करने की बात सोचते हैं। तो खेल वो माध्यम बन जाता है जब आप पहली चीज़ सीखते हैं कि भैया रोज़ नहीं जीतोगे। कुछ ऐसे क्षण आएँगे जब आप मुँह के बल गिरेंगे,
तो उससे फिर अपने आस-पास के लोगों से आपको बिटर नहीं हो जाना है। उसको ग्रेसफुली लीजिए, उससे सीखिए और बाउंस बैक करिए वापस। तो ये स्पोर्ट्स ने सिखाया। फिर जब मैं मेनस्ट्रीम उसमें आया, जैसे मैंने आपसे शेयर किया, पहले तो क्रिकेट खेला, उसके बाद मैंने एमबीए किया, 5 साल मार्केटिंग में काम किया, आईटीसी कंपनी के लिए। तो हर जगह मैं इस चीज़ को देखता था कि कोई भी, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं किया तो लोग पूरे हाथ-पैर फूल जाते थे। तो ये एक स्पोर्ट्स ऐसा माध्यम था जिसमें मैं हमेशा अपने आप को उस परिस्थिति में ठंडा रख पाता था। और फिर उससे फिर सीख लेने के लिए तो मुझे प्रोफ़ेशनल ग्रोथ में एक जो स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट होता है, मुझे लगता है डिटैचमेंट, मैंने अपने किताब में भी इसके बारे में बात करी है। पर इसके सबसे बड़े फिलॉसफर भगवान श्री कृष्ण ही रहे हैं। जब उन्होंने अर्जुन को ही बोला था, कर्म पे ध्यान कर, फल पे मत रख। तो हम आउटकम से, जो मैंने बात करी कि हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि हम डूअर हैं, हम आउटकम से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। मुझे लगता है, जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैंने देखा, ये जो माया है इसके पास 2 हथियार हैं, आपके अटेंशन स्पैन को प्रेज़ेंट मोमेंट से खींच लेने के। वो हैं भय और लालच। और ये दोनों एक ही चीज़ हैं, अगर आप इसको गहराई से समझेंगे, फिलॉसफिकली समझेंगे। इंसान सबसे ज़्यादा भय किस चीज़ के लिए खाता है? जिससे सबसे ज़्यादा लालची होता है जिस चीज़ को लेके, उसी का सबसे बड़ा भय भी होता है। तो आप देखिए, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप अपने डर पे काम करेंगे, तो आपका ग्रीड जो है, लालच, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर आपने अपने लालच पे काम कर लिया, तो आप निर्भीक हो जाएँगे, आप फ़ियरलेस हो जाएँगे। ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। एक क्रिकेटर के माध्यम से समझाऊँ तो, जैसे एक क्रिकेटर जब अच्छा खेल रहा होता है, कैसे उसका अटेंशन फ़ियर और ग्रीड के इन्फ्लुएंस से छँट जाता है। अगर आप अच्छा खेलते वक़्त अगर फ़ियर से इन्फ्लुएंस हो गए, तो आप प्रेज़ेंट मोमेंट में अपने एक्शन में रह ही नहीं पाएँगे, आप आउटकम के बारे में सोचने लगेंगे। एक खिलाड़ी सोचना शुरू कर देगा कि आज अगर सेंचुरी नहीं मारी, तो हो सकता है कल सिलेक्शन ना हो। अब आपका अटेंशन गेम से हट के आउटकम पे 50% चला गया है, तो आप 100% अपना अटेंशन यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं गेम में। सेम चीज़ होती है लालच, जब आप अच्छा खेल रहे हैं और आप अगर ग्रीड के इन्फ्लुएंस में आ गए, तो आप जो वर्तमान समय आपसे अपेक्षा रखता है, वो नहीं देख पाएँगे। आप प्री डिटरमिन्ड हो जाएँगे, आप अपना डिज़ायर प्रेज़ेंट मोमेंट पे थोपने लगते हैं। आप सोचेंगे अगला बॉल स्टेप आउट करके मैंने वहाँ मारना है। एक बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है वो आमिर सुहेल और वेंकटेश प्रसाद वाला, जब वो एक चौका मार के उनको कहते हैं कि अगला भी वहीं मारूँगा, पर अगली बॉल पे बोल्ड हो जाते हैं। तो ये ग्रीड का इन्फ्लुएंस है कि इंसान प्री डिटरमिन्ड हो जाता है, तो वो देख नहीं पाता सच्चाई क्या है। तो किस तरीके से फ़ियर और ग्रीड आपके अटेंशन को प्रेज़ेंट मोमेंट से खींच लेते हैं, यही समझाने की एक चेष्टा है किताब के थ्रू। और डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कोई एम्बिशन नहीं है। जिससे लोग घबरा जाते हैं हुँ, शब्द सुन के, हुँ। कि डिटैचमेंट सिर्फ़ साधु संतों के लिए है या मोनास्टिक लाइफ़ के लिए है। डिटैचमेंट का मतलब सिर्फ़ इतना है कि यू आर फ्री ऑफ फ़ियर एंड ग्रीड, ताकि आपका अटेंशन आपके टास्क में रहे। एक प्रश्न मेरे दिमाग में है कि ये जो 2 पात्र इस जी, उपन्यास के बहुत जी, महत्वपूर्ण हैं, जिन पर पूरा उपन्यास का कथानक आपने बुना है, जी, सिद्धार्थ जी। और अजय। और अजय। जी, क्या रियल लाइफ में ऐसे किसी पात्र से आपकी मुलाकात हुई, या ये जो घटनाएँ हैं, इन्हें पढ़ते हुए लगता है कि ऐसा हो सकता है? किसी ने देखा है, लेकिन बिना अनुभूत किए उन सारे क्षणों को जो सिद्धार्थ के साथ होता है और जो अजय गोस्वामी के साथ होता है, कैसे व्यक्त किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ दोनों कैरेक्टर को, तो एक कर्म योग का पाथ है, एक इंसान है जो अपने स्पोर्ट्स में एक परफेक्शन को ढूँढ रहा है कि स्टेट ऑफ परफेक्शन होता क्या है। तो उसकी जर्नी जो है वो कर्म योग की है, जिसको मैं भी बचपन से अनुभव कर रहा हूँ और उसके बारे में खुद भी सीखना चाहता था। और मेरे व्यक्तिगत जीवन में ऐसे बहुत लोग आए जो अपने आप को अपने प्रोफ़ेशन से, या कह लीजिए एक डेज़िग्नेशन से, बहुत ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई करते थे। और कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि जब वो डेज़िग्नेशन उनसे छिना, तो उनके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई। उनको पता ही नहीं था, एक सेंस ऑफ पर्पस ही जीवन से गायब हो गया। इतना ज़्यादा अटैच थे उस रोल से। तो मैंने देखा कि इंसान कैसे अपने आप को आइडेंटिफ़ाई कर लेता है एक रोल से, और किस तरीके से ईगो एक इंसान को, ईगो के दोनों पक्ष होते हैं, उसमें गिल्ट भी है, उसमें प्राइड भी है।
कैसे इंसान को इन्फ्लुएंस करता है। तो अजय जो कैरेक्टर है, सिद्धार्थ तो सिंपल है समझना कि वो कर्मयोग के पाथ में है। वो स्टेट ऑफ परफेक्शन ढूँढ रहे हैं क्रिकेट में, क्या होता है और स्पिरिचुअल जर्नी से उसका अनुभव लेते हैं। अजय जो है ही इज़ अ विक्टिम ऑफ फेल्योर एंड सर्कमस्टांसेस, जो कि उनके जीवन का जब वो 50 साल की उम्र तक एक ही काम करना जानते थे और बहुत अटैच थे एक इंसान से जिसको उन्होंने ग्रूम करके इतने ऊँचे स्तर तक ले आए। अब उस इंसान ने उनको छोड़ दिया। और वो ना पढ़े लिखे थे ज़्यादा, ना उनको और कुछ आता था, तो उनकी आइडेंटिटी उस रोल से इतना ज़्यादा अटैच थी कि उसके बाद उनके जीवन में कोई पर्पस नहीं रह गया। तो वो इसी बात से जीवन से शिकायत लेके आगे बढ़ने लगे कि भाई मकसद क्या है, पर्पस क्या है जीवन का? और उनका जो बात है वो ज्ञान योग का है। वो जीवन के पर्पस को जानने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से उसको समझते हैं अपने जर्नी से। तो एक कैरेक्टर कर्मयोग के थ्रू अपनी जर्नी को समझ रहा है और दूसरा ज्ञान योग में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये कहानी आप ऐसे समझिए जिसके लिए हालांकि किताब पढ़नी पड़ेगी। सिद्धार्थ कपूर बहुत ही सक्सेस एक तरह से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके बल्ले में लाखों लोगों की तालियां गूंजती हैं और वो एक दिन असफल होते हैं। सभी क्रिकेटर्स के साथ ऐसा होता है। सफलता के तमाम रास्तों के बीच जिस दिन असफल होते हैं वो अपने कोच जो अजय गोस्वामी हैं उनको उसके लिए वो जब सलाह देते हैं कि यह असफलता का कोई अर्थ नहीं है, तुम आउट हो गए, कोई बात नहीं। आ, तो वो बहुत ही खींच के जवाब देते हैं और कहते हैं कि अब मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना बड़ा क्रिकेटर हूँ, मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। अजय के जीवन में क्या होता है, फिर कैसे वो कोलकाता पहुँचते हैं। कोलकाता अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने के बाद कैसे उनकी मैक्लोडगंज की यात्रा धर्मशाला की शुरू होती है और धर्मशाला पहुँचने के बाद वो किस तरह से दलाई लामा जी का मंदिर उनको दिखता है और वहाँ जो स्पिरिचुअल उनकी यात्रा शुरू होती है। और फिर ये जो सिद्धार्थ कपूर जो अपनी सफलता के एक तरह से कह सकते हैं कि उसके अहंकार में या उसके प्रशंसा से या जो गौरव जो उन्होंने प्रसिद्ध अर्जित की है, एक दिन ऐसा होता है कि वह अपने लगातार जब असफलता उनके सामने आने लगती है तो फिर वो अपने कोच की तलाश शुरू करते हैं कि मैं मेरा जो कंसंट्रेशन छूट रहा है या जिसने मुझे ग्रूम करके यहाँ तक लाया वो कहीं न कहीं मुझे जाना चाहिए। कई वर्ष बीत जाते हैं इसमें और फिर क्या होता है, वो अजय को कहाँ तलाशते हैं, मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। अजय से मिलने के बाद अजय उनके साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं। वो सिद्धार्थ के जीवन में क्या होता है, क्या वो भी धर्मशाला चले जाते हैं या वो क्रिकेट की फील्ड पर लौटते हैं? क्या अजय वापस उनके साथ कोच बनने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं? इसके लिए आपको ये किताब पढ़नी होगी और जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक जो कार्तिकेय जी इस किताब से जो संदेश देना चाहते हैं उसमें कई सारे बिंदु हैं जो पढ़ते समय दिमाग में आते हैं। एक ये जो व्यक्ति जो भौतिकवादी व्यक्ति है, आधुनिक व्यक्ति है, जो आप बार-बार मैंने इस किताब की भूमिका में भी आपने लिखा है जी। और आप जो लगातार पुस्तक मेलों में जा रहे हैं और साहित्यिक उत्सवों में जा रहे हैं, जहाँ भी आप जाते हैं इस बात को लगातार कहते हैं कि आप यूथ को, युवाओं को आध्यात्म से उस रूप में जोड़ना चाहते हैं जहाँ वे अपनी प्रोफ़ेशनल सफलताओं को और भी ज़्यादा अपने को कंसंट्रेट करके आगे बढ़ सकें। जी, बिल्कुल। आप कहीं भी उनको विमुख नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपका कहना है कि कहीं भी ये दोनों रास्ते अलग नहीं हैं। अलग नहीं, जो भी ये सोचता है कि नहीं हमें एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ छोड़नी होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। आपका निष्कर्ष यह भी है कि बल्कि अध्यात्म को तुम चुन लोगे तो तुम जिस काम को कर रहे हो उसे और भी बेहतर ढंग से कर सकोगे। बिल्कुल, जी। आपके दिमाग में ये बात कैसे और क्यों आई कि आज का जो युवा है, जो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से आधुनिकता की भाग-दौड़ में है और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर है और उसे भौतिक संसार या उसकी समृद्धि ज़्यादा आकर्षित करती है? जी।
देखिए, इसमें एक बड़ा सुंदर एक मैंने एक कोट दिया है किताब में, और वही एक मॉडर्न सोसाइटी में एक यूथ को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्ट एंड विज़डम। हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और इंटेलेक्ट ड्रिवन सोसाइटी होते जा रहे हैं, और विज़डम जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऑलमोस्ट हम उसको यूज़ ही नहीं करते हैं। तो इंटेलेक्ट और विज़डम में डिफरेंस क्या है? हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो दोनों को एक ही समझता है, जबकि ऐसा है नहीं। इंटेलेक्ट जो है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट, मेमोराइज़ इट एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो जो आई नो कहते हैं ना, वो इंटेलेक्ट है आपका। और विज़डम जो है वो एक्सपीरियंशियल साइंस है, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और इंटेलेक्ट तो आपकी कॉग्निटिव फैकल्टी तेज़ हो सकती है, कम हो सकती है, यू आर बोर्न विथ। हर इंसान, ये आपको कुदरत का गिफ्ट है। कई लोगों की कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत शार्प है, कई लोगों की नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि विज़डम जो है वो यूनिवर्सल है, वो किसी का पर्सनल पोज़ेशन नहीं है। विज़डम को लेने के लिए आपको सीकर बनना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे कभी-कभी एक बहुत अनएजुकेटेड गाँव का आदमी भी आके आपको बड़ी अच्छी राय दे देगा, बहुत वाइज़ स्टेटमेंट बता जाएगा, और आप सोचोगे अरे ये तो बड़ी विज़डम वाली बात बोली इन्होंने। क्योंकि विज़डम जो आप सीकर बनना चाहेंगे, उसके लिए एक अंग्रेजी में कहावत भी है कि समटाइम्स इन ऑर्डर टू बी स्मार्ट यू फॉरगेट टू बी वाइज़। ये आपका इंटेलेक्ट ही है जो विज़डम सीक नहीं करने देता है। जैसे मैंने आपसे इस कन्वर्सेशन से पहले हमारी चर्चा हो रही थी कि ये क्यों इंसान, हम सिर्फ मेंटल बीइंग्स नहीं है, हमें सिर्फ सोचने की क्षमता नहीं दी है भगवान ने, हमें एक्सपीरियंस करने की भी क्षमता दी है, ऑब्जर्व करने की भी क्षमता दी है। पर ये हम बहुत अंडर यूज फैकल्टी है इंसान का। हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं ज़्यादा। हम तुरंत अपने मेमोरी ट्रिगर्ड रिस्पॉन्सेस से, जो इंटेलेक्ट जो आप ऑलरेडी जान चुके हैं, हम नोन में बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं और अननोन को एक्सपीरियंस करने में कम विश्वास रखते हैं। आप किसी पार्टी में जाएँगे, आप सबसे पहले 4 नोन फेस ढूँढते हैं। आपको अच्छा लग जाता है जैसे 4 देखे हुए चेहरे होते हैं। अननोन चीज़ों से इंसान घबराता है, क्योंकि प्रेज़ेंट मोमेंट का नेचर भी अनसर्टेन है, और हम एज़ ह्यूमन बीइंग कोशिश करते हैं चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की। हमेशा हम बहुत कंफर्टेबल फ़ील करते हैं जब हम जानते हैं, क्योंकि वो आपके ईगो को सैटिस्फाई करता है और आपके इंटेलेक्ट को। तो इंटेलेक्ट हमेशा विज़डम को सीक करने के रास्ते में आता है। अगर मैं आपको बता दूँ, आप जीवन में जो भी बनेंगे ना, वो आपके इंटेंशंस ही हैं जो मैनिफेस्ट होते हैं। और इंटेंशन के 2 पार्ट होते हैं, इंटेलेक्ट और विज़डम, दोनों, और दोनों इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन साइन ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ ये होता है कि धीरे-धीरे-धीरे आप इंटेलेक्ट पे कम रिलाय करें और विज़डम की तरफ बढ़ें। विज़डम एक इंट्यूटिव साइंस है, जो आपको वो क्षमता देता है दैट यू कैन टेक एनी शेप और फॉर्म दैट द प्रेज़ेंट मोमेंट डिमांड्स ऑफ यू। बट मैं हमेशा प्रेज़ेंट मोमेंट में अपनी एक अपेक्षा लेके जाता हूँ, यही इंटेलेक्ट है। तो अगर मैं इस समय सिर्फ़ कलर ग्रीन ढूँढ रहा हूँ, तो यहाँ पे लाल रंग भी है, सफ़ेद भी है, नीला भी है, पर मुझे दिखेगा नहीं। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डेफ़िसिट है। क्यों हम प्रेज़ेंट मोमेंट से एंगेज नहीं करते हैं? उसका रीज़न ये है कि हम इस प्रेज़ेंट मोमेंट में भी, और जो लोग सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम इस प्रेज़ेंट मोमेंट में भी वी आर लुकिंग फॉर अ मोमेंट बेटर देन दिस मोमेंट। सी, अब आपकी जो फ्यूचर एस्पिरेशंस है, फ्यूचर जो है इज़ मेड ऑफ कलेक्शन ऑफ दीज़ प्रेज़ेंट मोमेंट। अब आप इस मोमेंट में इससे बेहतर मोमेंट अगर ढूँढ रहे हैं, तो आप इस मोमेंट से एंगेज नहीं कर रहे हैं। और ये जो बिकमिंग की हम बात करते हैं, जो हमारा फ्यूचर एस्पिरेशन है, इज़ इट नॉट मेड ऑफ कलेक्शन ऑफ दीज़ प्रेज़ेंट मोमेंट? So when you are not engaging with the present moment, what kind of future you're building? What kind of becoming you are creating? तो मैं ये कहने की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे यूथ को कि असली जर्नी द अनबिकमिंग की है। किसी फॉर्म, किसी रोल से अपने आप को आइडेंटिफाई मत करिए। आप उससे बहुत बड़े हैं। और जब आप अनबिकमिंग को एम्ब्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे बिकमिंग जो है वो बाय प्रोडक्ट है अनबिकमिंग का। आप अपने जीवन में बहुत चैप्टर्स लिखेंगे बिकमिंग के, बिना उससे आइडेंटिफाई हुए। क्योंकि कोई भी एक अचीवमेंट आपको डिफाइन नहीं कर सकता है। तो बट इंसान उससे अटैच हो जाता है। क्या ये कार्तिकेय वाजपेयी का अपना फ़लसफ़ा है जो आपने जीवन में इतने सारे चरण
आपके परिचय के हिसाब से देखा जाए तो आपकी पढ़ाई-लिखाई बहुत सारे अलग-अलग वर्टिकल पे हुई है। जी, तो खेल में भी आपने उसी तरह से किया। जी, तो क्या आप अपने रिफ्लेक्शंस को अपनी किताब में लिख रहे हैं? जी। बिल्कुल लिख रहा हूँ सर, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैंने बताई कि खेल ने मुझे और मेडिटेशन ने एक चीज़ सिखाई कि वर्तमान समय में कैसे रहा जाता है। और जब आप आउटकम से आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे ना, तो आप अपने एक्शन में डिटैचमेंट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो आपका जो एक्शन होगा वो ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा। जैसे ही आप आउटकम से अटैच होते हैं, तो आपकी एबिलिटी टू बी इन द प्रेज़ेंट मोमेंट उसमें डेफ़िशिएंसी आ जाती है, आप रह ही नहीं पाते। और जब चीज़ों को आप एन्जॉय करने लगेंगे वर्तमान समय में रह के और आउटकम से अटैच नहीं होंगे, तो आप बहुत सारे प्रोफ़ेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं। नई चीज़ें सीखने से रोकता कौन है? हमारी खुद की कंडीशनिंग और हमारा डिज़ायर टू ऑलवेज़ बी इन द नोन। वी नेवर एक्सप्लोर द अननोन। आप देखिए, हमेशा इस बात को थ्रूआउट इतिहास इस बात की गंभीरता पे बताया गया, अलग-अलग फ़िलॉसफ़ी से, अलग-अलग रिलिजन से, कि किस तरीके से प्रेज़ेंट मोमेंट में रहेंगे। आप इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि थिंकिंग और इंट्यूशन में डिफ़रेंस क्या है? उसको अगर हम और गहराई से समझ लें, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से थिंकिंग जो है, थिंकिंग में पड़े रहना एक तरीके से कर्स है ह्यूमैनिटी के लिए। क्योंकि वो आपको ड्रेन करता है, आपको थका देता है, जब आप सोच रहे होते हैं। और मैंने थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल ढंग से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। मैंने ये भी कहा है कि थिंकिंग इज़ अ कर्स टू ह्यूमैनिटी, क्योंकि अटेंशन स्पैन लोगों का वीक है। जब तक आप चीज़ों को थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियली आर्टिकुलेट नहीं करते, तो लोग समझने की कोशिश नहीं करते। तो अगर आप देखें, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई सॉल्यूशन थिंकिंग से आया ही नहीं है। थिंकिंग का अगर आप साइंस देखेंगे, तो इट इज़ अ साइंस ऑफ डिगिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर पास्ट। आप अभी सोचने की कोशिश करिए, मैं आपकी तरफ पानी फेंकूँगा, आपको दिखेगा नहीं। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको प्रेज़ेंट मोमेंट से हटा देती है, क्या आपको सही पिक्चर दिखाएगी? आप इस चीज़ को अनुभव करें, आप सोचते हैं आप प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं होते। लेकिन आप प्रेज़ेंट मोमेंट का सॉल्यूशन अपने पास्ट से ढूँढ रहे हैं, यही थिंकिंग है। और जो इंट्यूशन होता है, वो हमेशा फ्यूचर का होता है। आप देखिए, इंट्यूशन हमेशा आगे की बात करता है, थिंकिंग हमेशा पीछे की बात पीछे कर की बात करती है, जो हो बीत चुका है। तो आप इंट्यूशन कभी कर ही नहीं पाएँगे जब तक आप सोच रहे हैं। जब आप सोचना बंद करते हैं और प्रेज़ेंट मोमेंट में आते हैं, तो इंट्यूशन किक करता है। और जितने भी बड़े-बड़े इन्वेंशन हुए हैं, आप देखिए वो इंट्यूटिव विज़न से ही हुए हैं। चाहे वो रामानुजम जी के मैथमेटिकल इक्वेशंस थे, उनको विज़न्स आते थे। चाहे वो निकोलाई टेस्ला के एक्सपेरिमेंट्स होते थे, उनको विज़न्स आते थे, नेक्स्ट डे वो जाके उस पे काम करते थे। तो अगेन जो मैं बात कह रहा हूँ, लेट लाइफ रिवील इट्स पर्पस, इट्स एन आर्ट ऑफ बीइंग अवेलेबल। तो बहुत क्रिएटिव चीज़ें इंसान को आने लगती हैं, लेकिन हम अवेलेबल ही नहीं है। तो इंट्यूशन जो है, उसको भी मैंने कहा है कि इवन ये एक जो वर्ड है, बहुत मिसअंडरस्टूड वर्ड है इंग्लिश डिक्शनरी में, क्योंकि इसकी अनुभूति सब लोगों को नहीं है, तो इसको हमने नाम दे दिया इंट्यूशन का। इसका बहुत आसान शब्द हो सकता है रियलिटी। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे में से ज़्यादातर समय अपने पास्ट से रिलेट करते हैं और उसके बेसिस पे अपने फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं। हम प्रेज़ेंट मोमेंट में रहते ही नहीं हैं। तो फिर आप देख लीजिए, जो जंप है पास्ट से फ्यूचर का, जो हम 24 घंटे में से 23 घंटे करते रहते हैं, हम रियलिटी को प्रेज़ेंट मोमेंट में आके देखते हैं बेस्ड ऑन हमारे अटेंशन स्पैन से, जो कि बहुत कम होता है। तो हम रियलिटी को ग्लिम्पसेस में देखते हैं, जब एक्सीडेंटली प्रेज़ेंट मोमेंट में आते हैं। और अगले दिन कहते हैं, अरे अगर कुछ हो जाता है ऐसा, अरे मुझे इंट्यूशन हुआ था कल, वही हो गया। इंट्यूशन नहीं हुआ था, आप एक्सीडेंटली प्रेजेंट मोमेंट में आ गए थे और आप वास्तविकता को देख पा रहे थे। उसके बाद आप हट गए वहाँ से, क्योंकि हम इतना यूज्ड टू हैं रियलिटी को ग्लिम्पसेस में देखने के, बिकॉज़ ऑफ वीक अटेंशन स्पैन। हम उन्हीं ग्लिम्पसेस को हमने नाम दे रखा है इंट्यूशन। बहुत ही सरल उसका मानने है रियलिटी इटसेल्फ। तो जब हम अपने अटेंशन स्पैन पे वर्क करेंगे और हम प्रेजेंट मोमेंट में सीखना, तब आप देखेंगे कि बहुत सारे नए विज़डम को आप अपने अंदर इनवाइट करेंगे। क्रिएटिविटी क्या है? अगर मैं आज के यूथ को समझाऊँ, क्योंकि हर एक प्रोफ़ेशन में आप कितने क्रिएटिव हैं, वो बहुत मायने रखता है। चाहे आपका प्रोफ़ेशन हो, चाहे मेरा प्रोफ़ेशन हो। हर प्रोफ़ेशन में इंसान कोशिश करता है कि वो क्रिएटिव रहे। तो क्रिएटिविटी को अगर अध्यात्म के लेंस से आप समझेंगे,
तो क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, बस आपकी ऑथेंटिसिटी है। आज के समाज में हम इतना ज़्यादा इस बात पे प्राथमिकता देते हैं कि लोग मुझे कैसे परसीव कर रहे हैं, कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। आप ज़्यादा चिंता करते हैं कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। और जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करेंगे, तो वो जो सबसे ऑनेस्ट एक्सप्रेशन निकलता है एक्शन में, स्पीच में, म्यूज़िक में, आर्ट में, उसी को दुनिया क्रिएटिव परसीव करती है, क्योंकि क्रिएटिविटी इमिटेशन और प्रोजेक्शन का काम नहीं है। क्रिएटिविटी ऑथेंटिसिटी का काम है। तो जब ऑडियंस को कोई चीज़ बहुत क्रिएटिव नज़र आती है, तो कहते हैं पहले तो वो बड़े यूनिक होती है और बहुत पर्सनल भी होती है, जो इंसान उस क्रिएटिविटी को डिस्प्ले कर रहा है उसके लिए, और बहुत फ्रेश होती है आँखों को। तो वो वही चीज़ है जो आपकी ऑथेंटिसिटी है। तो जब आप, मैं ये मैसेज यूथ के लिए है, जब आप, एंड इट्स एन एक्ट ऑफ करेज, बहुत डेयर का मामला है ये, कि दुनिया आपके लिए आसान नहीं बनाएगी अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस करना। जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करेंगे, तो जो ऑनेस्ट एक्सप्रेशन आपसे निकलेगा, उसी को दुनिया क्रिएटिविटी कहती है। तभी आपका थ्रोट चक्रा जो है वो खुलेगा, आपके एक्सप्रेशंस खुलेंगे और वो क्रिएटिव होंगे। तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सबसे पहले तो ये डर त्यागना होगा कि लोग मुझे कैसे परसीव कर रहे हैं। आपने अपनी किताब में जो विज़डम जी, के लिए जो पाथ बताए हैं, जी, 3 जी, स्टेप्स आपने आखिर में किताब के जी, लिखा है। जी। उसमें रेस्ट, फेथ, और ग्रैटिट्यूड। इसे आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि हालाँकि मैं अभी कहूँगा ये जी, किताब तो बिना पढ़े पूरी बात समझ में नहीं आएगी, नहीं क्योंकि आएगी। हम लोग तो जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये एक ज्ञान का पहलू है, लेकिन कहानी के माध्यम से जो बात बताई गई है और वो जिस तरह से युवाओं के पास पहुँचेगी, उसका इम्पैक्ट अलग होगा, लोग जी, पढ़ेंगे तो। बिल्कुल। लेकिन आपने जो ये, क्योंकि आप बार-बार पूरी किताब में इस बात की का उल्लेख करते हैं कि दरअसल हमारी जो पूरी यात्रा है वो विज़डम की ही तलाश है। बिल्कुल। हम जो सफलता, असफलता या जीवन के जिन भी रास्तों को हम जानते जाते हैं, जी, या हम में जो अहंकार आता है वो सिर्फ़ इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास विज़डम नहीं है। जिस दिन आ गया उस बिल्कुल, दिन हम दोनों को समान रूप से बिल्कुल, देखने लगेंगे, बिल्कुल। और उसको पाने का आप जो पाथ बता रहे हैं वो केवल 3 पॉइंट में आपने जी, रखा है, जी, जो कि मुझे अपने आप में यूनिक लगा। जी। तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन मैं करें। उसके पीछे के साइंस को समझा देता हूँ, और वैसे तो किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है उसके एसेंस को समझने के लिए, लेकिन इन समरी बताता हूँ। पहला स्टेप है रेस्ट। तो जिसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो अवेयरनेस है, जिस नाम से भी आप उसको संबोधित करना चाहें, उसको गॉड कॉन्शियसनेस कहिए, उसको अवेयरनेस कहिए, वो हमारे सेंस परसेप्शन के अंदर छुपी है। हमारे जो 5 इंद्रियाँ हैं, हमारी जो 5 सेंसेस हैं, वो बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करने के लिए बनी है। आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या टच करते हैं, आप क्या खाते हैं, वो आपके भीतर छुपी चेतना को आपको नहीं दिखा सकती है। इसीलिए इसको इनवर्ड लुकिंग कहा जाता है। सेंसेस जो हैं वो आउटवर्ड लुकिंग है। हमेशा आपको बाहर की खोज में व्यस्त रखेंगे। आप हमेशा एक मिसिंग लिंक को बाहर, चाहे वो अचीवमेंट में होता है, ढूँढते हैं कि जब आपने कुछ अचीव कर लिया तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है। पर उसको अचीव करने के बाद ही आपको कुछ और चाहिए। ये रेस्टलेस जर्नी है। अगर आप जब तक अपने भीतर छुपे उस कंप्लीट अवेयरनेस को महसूस नहीं करेंगे, तो आप देखिए, किसी भी तरीके का जो मेडिटेशन होता है, अल्टीमेटली वो आपको सिखाता है अपनी पाँचों इंद्रियों को कैसे रेस्ट पे रखें। क्योंकि जब आप 5 इंद्रियों का रेस्ट अचीव कर लेते हैं, तो अवेयरनेस को आप टेस्ट कर पाते हैं। वो अपने आप बाहर आती है। वो आपके अंदर छुपी है। जब बाहरी कम्युनिकेशन बंद होगा, तो अवेयरनेस झलकेगी। और उसको करने के लिए आप देखिए, किसी मेडिटेशन में सबसे पहले आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस को बंद कराया जाता है, आँखों को बंद कराते हैं। फिर आपको एक क्वाइट रूम ढूँढते हैं, जहाँ पे साउंड डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप कुछ टच नहीं करते हैं, या आप स्टिल बैठे हैं, आप कुछ खाते नहीं हैं उस समय। तो जब पाँचों इंद्रियों का रेस्ट अचीव हो जाता है, तो अवेयरनेस अपने आप, इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन आप करते नहीं हैं, मेडिटेशन होता है, जब सेंसेस रेस्ट में चले जाते हैं। तो इट्स एन आर्ट ऑफ लर्निंग हाउ टू पुट योर सेंसेस एट रेस्ट। तो पहला स्टेप इसका रेस्ट है। जब आप वो सीख लेते हैं, तो आपको अवेयरनेस का टेस्ट होता है। पर दूसरा स्टेप उतना ही इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं फेथ कहता हूँ। अब ये फेथ किसी सुपर कॉन्शियसनेस एंटिटी पे हो सकता है, भगवान पे हो सकता है, आपका खुद पे भी हो सकता है।
लेकिन आपका ट्रस्ट और फेथ अगर स्ट्रांग नहीं होगा, तो अवेयरनेस को टेस्ट करने के बाद भी आप पुराने अपने डॉर्मेंट वेज ऑफ रिलाइंग ऑन मेमोरी ट्रिगर्ड रिस्पॉन्स ईगो में दोबारा चले जाएंगे। तो फेथ पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप उसको अध्यात्म के मार्ग से करें, चाहे रिलीजन के मार्ग से करें, चाहे खुद पे इतना सेल्फ बिलीफ लाएं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वरना आप वापस अवेयरनेस से हट जाएंगे और इंद्रियों को आउटवर्ड जर्नी में लग जाएंगे के थ्रू। लेकिन मान लीजिए आपने पहला स्टेप अचीव कर लिया, आपको रेस्ट एक्सपीरियंस करना आ गया, स्टिलनेस जिसको कहते हैं, आप में फेथ भी आ गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इसका ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जब आप अवेयरनेस को एक्सपीरियंस करेंगे, उसको सस्टेन भी कर पाएंगे प्रेजेंट मोमेंट में, कभी भी आइडेंटिफाई मत करिए कि आप हैं। जैसे ही ये घमंड आया कि अरे अब ये मुझे आ गया और आप उसमें मैं ढूंढने लगे, आप वापस चले जाएंगे डुअलिटी में। तो सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, आखिरी एलिमेंट है, वो ग्रैटिट्यूड। हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि ये चीज़ जो हो रही है, ये कॉस्मिक ग्रेस है जो आप पे है। कभी उससे आइडेंटिफाई ना करें, और ये एक ब्रेथ की तरह है। रेस्ट, फेथ, ग्रैटिट्यूड 3 पिलर है। इनमें से एक भी मिसिंग हुआ तो आप लड़खड़ा जाएंगे, आप वापस चले जाएंगे, ईगो से आइडेंटिफाई करने लगेंगे। कार्तिकेय वाजपेयी जी अपने दोनों पात्रों से जी। में किससे अधिक अपना जुड़ाव महसूस करते हैं? जी। अध्यात्म और प्रोफेशन की बात कर रहे हैं? मैं दोनों जो आपके पात्र हैं, हाँ। सिद्धार्थ और अजय में, अगर मैं पूछूं कि आप इन दोनों कैरेक्टर में किसके ज़्यादा करीब हैं, या दोनों के करीब हैं, या दोनों आप ही के अनुभव की परिणति हैं? नहीं, मैं कहूँगा दोनों मेरे ही अनुभव की परिणति है, क्योंकि आप उनको 2 कैरेक्टर्स में मैंने ढाल दिया है। पर अल्टीमेटली जब आप विज़डम को समझ जाएँगे, तो आपको पर्पस भी समझ में आ जाएगा, आपको परफेक्शन भी समझ में आएगा, दोनों एक ही चीज़ है। पर उनको 2 अलग-अलग पात्र के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अपने बारे में कुछ बताएं, आपकी ये जो लेख की यात्रा है, जी। यह स्टार्ट कैसे हुई? एक क्रिकेटर, एक प्रबंधन अ, अधिकारी, एक लॉ फर्म के प्रभारी, जी। और अब बतौर लेखक। जी। क्या था जो आप इतने सारे वर्टिकल में अपने जीवन में ढूँढ रहे थे, और अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? तो मुझे ना पहले पता था, ना जानने की कोशिश करी, ना अभी पता है मैं कहाँ जाऊँगा। मैं बस सफ़र को एन्जॉय कर रहा हूँ। इस सफ़र में कई पड़ाव आ रहे हैं, सबका आनंद ले रहा हूँ सर। और तो क्रिकेट भी उतने अच्छे से एन्जॉय किया, जितने अच्छे से मैंने एमबीए प्रोफ़ेशन को, मार्केटिंग को एन्जॉय किया, उतने अच्छे से ही लॉ को एन्जॉय किया है। और अब लेखकी में और पब्लिक स्पीकिंग में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसको भी एन्जॉय कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने कहा कि लेट लाइफ रिवील इट्स पर्पस, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन जा रहा हूँ, या आप ही लोग बताएँगे, और जहाँ जो रास्ता दिखेगा उस पे चल दूँगा और एन्जॉय करूँगा उसे। नहीं, लेख की उपस्थिति तो आपने पहले उपन्यास से ही ये स्थापित कर दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, मैं अपने सभी अंग्रेजी के लेखकों से यह प्रश्न ज़रूर पूछता हूँ जी। कि यह किताब हिंदी में कब आ रही है? बहुत जल्द आ रही है। मेरे पब्लिशर के इनके कुछ अर्थमैटिक्स होते हैं, अभी किताब को लॉन्च हुए 1 महीना हुआ है। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल जब किताब अचीव कर लेती है, तो उसके कई अलग-अलग भाषाओं में वो वर्णन पेंगुइन खुद लेके आता है। तो मुझे उम्मीद है 2-3 महीने में इसका हिंदी आएगा। आएगा 100%। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी दर्शक अंग्रेज़ी में इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, वो खरीद कर अवश्य पढ़ें। इसकी भाषा और इसका कथानक, मेरा यह दावा है कि किताब आप जब शुरू करेंगे तो आप आखिरी पन्ने तक पहुँचने से पहले इसे रख नहीं पाएँगे। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे समझ में आई, वह यह थी कि यह पुस्तक एक ही साथ लोकप्रिय भी है, और एक ही साथ क्लासिक भी है। लोकप्रिय इस लिहाज से कि इसका लेखन, इसकी कथा वस्तु, इसका कथानक, वह इतना सहज है कि वह आपको अपने आस-पास घटित लगता है। आप जिन भी पात्रों की कल्पना कर सकते हैं कि शायद इस पात्र में ये है, या हमारे भी जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति मिला था, या ये आदमी हमारे चलते सफल हुआ और हमें उपेक्षित कर रहा है।
आपके छोटे जब भी आपके साथ कुछ ऐसा बर्ताव करेंगे, आप उनसे अपने को जोड़ के देखेंगे, आपके अंदर कहीं न कहीं अजय गोस्वामी दिखाई पड़ेगा। आप युवा हैं और सफल हो रहे हैं, तो आपको लगेगा कि सिद्धार्थ की तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मेरी सफलता के पीछे लोग हैं, लेकिन अब मैं कुछ हो गया हूँ और शायद अतीत को याद करने की ज़रूरत नहीं। तो यह किताब हर उम्र के पाठकों को अपने-अपने ढंग से सोचने के लिए कहती है, लेकिन ये मैंने केवल वह पहलू बताया जो बाह्य पहलू है। इसका जो दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष है, जो आपको अपने अंतर्मन में झाँकने की, जो आपको ध्यान से, योग से जोड़ता है और जो आपको यह बताता है कि अंततः एक व्यक्ति की यात्रा इंटेलेक्ट से विज़डम की ही यात्रा है। वह इस पुस्तक का सबसे मैं कहूँगा कि जो इसका केंद्र है, वह यही है। लेकिन इतनी गूढ़ बात को इतने सहज ढंग से कार्तिकेय वाजपेयी जी ने समझाया है कि निश्चित रूप से वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत-बहुत आभार आपका। और अगली पुस्तक कब आ रही है या उसकी तैयारी क्या है? उस पे तैयारी ऑलरेडी चालू हो गई है मेरी। अगली किताब नॉन फ़िक्शन होगी। अब उसको मैं थोड़ा-सा और गहराई में लेके जाऊँगा इन विषयों पे और तो उस पे तैयारी चालू हो गई। साल भर में उम्मीद करता हूँ कि मैं दूसरी किताब भी अपनी पब्लिश कर दूँगा। और आप जो माध्यम बने इस किताब के डिस्कशन का आज, आप बहुत अच्छे माध्यम बने, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम ऐसे ही किसी आपके प्रिय लेखक के साथ मैं मिलूँगा। पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तकों के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और यह पुस्तक खरीद कर आप पढ़ने के बाद उस प्रश्न को पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि कार्तिकेय वाजपेयी जी तक आपकी बात पहुँचाई जाए और वह उत्तर सीधे आप तक पहुँच सके ईमेल के माध्यम से। और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और धन्यवाद।